नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शाम के 5:05 हो रहे हैं और नॉर्थसाइड वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा बेटा जी, नॉर्थसाइड वैक्सीनेशन इट मींस एनक्लेक्स सॉन्डर्स के एक एक कंसेप्ट को सॉल्व किया जा रहा है, बहुत अच्छे से सॉल्व किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, एक एक क्लियर एक एक क्वेश्चंस को, और बहुत खुशी होती है। आपके बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जनरल नर्सिंग के बच्चे भी हैं जो ये कहा करते थे कि सर पहले हमसे नॉर्थसाइड, हम एनक्लेक्स सॉन्डर से बहुत डरते थे, इस किताब को रूम में तो लाके रखा हुआ था लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते थे, और अब तो इसके क्वेश्चंस को पढ़ के मजा आता है और धड़ाम से सॉल्व कर दिया जाता है। इट मींस हमारी तरफ से, आपकी तरफ से की गई ये मेहनत बिल्कुल कुछ ना कुछ रिजल्ट ला रही है, और यही हमारी आशा है कि नॉर्थसाइड को आप सारे क्लियर करें, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करें। देते भक्त भोले का बगेश कुमारी, प्रीति, विकास वर्मा जी, मनीष चौधरी, मुनेश पूनिया जी, बिट्टू चौधरी, चलेगा बिल्कुल। बोले के दीवाना बिट्टू चौधरी कह रहे हैं सर 5:15 हो गए, जयपुर में 5 ही बजे हैं। बेटा जी 5 नहीं बजे थे, 5:05 बोला गया था। मेरी घड़ी थोड़ी लेट चलती है, 5:05 बोला गया था। चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड, ओके डियर, शाबाश, वेरी गुड। सुबीता रणवा जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। और कल याद रखिएगा एक छोटा सा चेंज है, अब शेड्यूल में छोटा सा चेंज है, और वो शेड्यूल में छोटा सा चेंज क्या है कि कल से क्लास अब 5:30 बजे से हुआ करेगी। जी हाँ, याद रखिएगा। चलेगा, थैंक यू सौरभ पाटिल, थैंक यू। याद रखिएगा बेटा जी, हल्का सा चेंज किया गया है। चेंज क्या है? वो चेंज ये आप सभी जानते हैं कि गुरु नरसिंह एकेडमी में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, और उस ऑफलाइन बैच की क्लासेस भी बराबर रन की जा रही है। मैं जस्ट अभी वहां की क्लास लेके ही आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। तो याद रखिएगा, नॉर्थसाइड वैक्सीन का टाइम कल से क्या होगा डियर? कल से नॉर्थसाइड वैक्सीन का टाइम, जी हां, 5:30 पे लाइव मिलेंगे हम आपसे। याद रखिएगा, ज्यादा अंतर नहीं है, केवल आधे घंटे का अंतर है, आधे घंटे का अंतर है। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रणाम बेटा जी। तो 5:30 पे कल से नॉर्थसाइड वैक्सीन लाइव होने वाली है, और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि नॉर्थसाइड, जी हां, याद रखिएगा 5 स्टार में से 4th स्टार बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। 4th स्टार बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इट इज लॉन्चिंग वेरी सून। बहुत ही जल्दी 4 स्टार की तैयारी चल रही है, और बहुत ही जल्दी 4th लाइन हो जाएगा। सर आई ज्वाइन ऑफलाइन, सचिन जी कह रहे हैं। बिल्कुल सचिन जी, वेलकम है आपका। चलेगा, जो ऑफलाइन में है उनका हार्दिक स्वागत है। चलेगा, बिल्कुल, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल तनुज यानी जी, क्या बात है, बिल्कुल यही तो चाहिए आप लोगों का, ऐसा ही सपोर्ट चाहिए बेटा जी, और यही सपोर्ट हमें बार बार मोटिवेट करता है कि हाँ हम ये सब कुछ आपके लिए करें, और नॉर्थसाइड में इस बार बजट बुलाते हैं। चलिएगा डियर, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, टोटल 38th सेशन है बेटा जी। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप सभी जानते हैं कि अगर एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? आखिरी लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट लाइन क्या कहती है इस क्वेश्चन की? देखिएगा, द नर्स शुड टेल द एडोलसेंट, कि नर्स को एडोलसेंट को क्या कहना चाहिए? जी हां, दैट इट इज बेस्ट। क्या बात है, इट इज बेस्ट, यानी सबसे उत्तम पूछा गया है। टू टेक द आयरन विथ विच लिक्विड, आयरन को किस लिक्विड के साथ लिया जाना चाहिए? ये एक इजी सा क्वेश्चन है। अब बाकी तो रामायण लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। ए क्लिनिकल नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन, एक क्लिनिकल नर्स है जो होम केयर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, घर पे कैसे केयर की जानी चाहिए ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है। टू एन एडोलसेंट, एक एडोलसेंट गर्ल को इंस्ट्रक्शन दे रही है विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी हां, और वो एडोलसेंट कौन सी तकलीफ से सफर कर रही है? एडोलसेंट सबसे सफर कर रही है। राम साहू जी कह रहे बिल्कुल होगी भैया, बिल्कुल होगी, क्लास स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल होगी। चलेगा, क्या बात है, बिल्कुल। ये खबर नॉर्थसाइड वैक्सीन वालों के पास में ही है। अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशन, याद रखेगा ओरल आयरन प्रिपरेशन का है, तो बताइए किस चीज के साथ दिया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपका। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, कोला के साथ दिया जाएगा, सोडा के साथ दिया जाएगा, वाटर के साथ दिया जाएगा, या टोमेटो जूस के साथ दिया जाएगा। चलिएगा, क्या बात है, वेरी गुड, ऑप्शन सही आ रहे हैं। विटामिन सी के साथ दिया जाएगा, सिट्रस जूस के साथ दिया जाएगा, विटामिन सी के साथ दिया जाएगा, सिट्रस जूस के साथ दिया जाएगा। फटाफट शेयर कीजिएगा किसके साथ दिया जाएगा। कुमावत जीएन कह रहे हैं डी, कुमावत जीएन जी ने डी कहा है, बिल्कुल। सनी कंडेला जी कह रहे हैं किसी होगा। स्वागत है कंडेला साहब। चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड।
ABCD जी हाँ, और डी के साथ डी क्या बात है, सारे लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आयरन का सॉल्यूशन देना है जी हाँ, अगर ओरल आयरन प्रिपरेशन देनी होती है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहां होता है, पहले तो ये बताइएगा। ओरल आयरन का प्रिपरेशन है, उसका एब्जॉर्प्शन कहां होगा, ओरल आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां होगा बताइएगा। व्हाट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन साइट क्या होगी, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताइएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कहां, अगर कोई पेशेंट ओरल आयरन ले रहा है यानी ओरल कैविटी के थ्रू ले रहा है, जीआईटी में ले रहा है, तो वो एब्जॉर्ब कहां होगा। सचिन जी बिल्कुल, नॉर्थ से 21 टारगेट है। वैसे तो ऑरेंज जूस प्रीफर करते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। टोमेटो जूस भी अच्छा सोर्स है जी हाँ। डिओडिनम बिल्कुल सही कहा भैया जी, एंड द राइट आंसर इज डिओडिनम जी हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, डिओडिनम के नाम से जानते हैं, और डिओडिनम इज द मोस्ट कॉमन साइट। अगर आपसे इतना और पूछ ले, ये देखिएगा डिओडिनम के 4 पार्ट होते हैं, ये होता है D1, ये वाला हिस्सा होता है D2, ये वाला हिस्सा होता है D3 और लास्ट का छोटा सा हिस्सा होता है D4। तो याद रखिएगा, अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट की भी पूछ ले तो आपका जवाब होगा D1 जी हां। D1 इज द मोस्ट कॉमन साइट। डिओडिनम का पहला पार्ट वो साइट है जिसमें आयरन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। चलेगा, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होगा, फॉर्म ऑफ आयरन जो एब्जॉर्ब की जाती है, फटाफट बोलिएगा। आयरन फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखते हैं कि कौन इसका जवाब देता है। आयरन फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फटाफट बोलिएगा। फेरस फॉर्म में होगा, ए बोले तो फेरस फॉर्म में होगा, Fe+2 फॉर्म में, और फेरिक बोले तो Fe+3 फॉर्म में होगा। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बेटा जी, बोलिएगा। फेरस फॉर्म में होता है या फेरिक फॉर्म में होता है, फेरस में या फेरिक में, फटाफट जवाब दीजिएगा। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन विच फॉर्म, फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक। फेरिटिन फॉर्म में नहीं हो बेटा जी, फेरिटिन फॉर्म में नहीं होता जी हाँ, फेरस फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही कहा। फेरस फॉर्म में होगा, Fe+2 फॉर्म में होगा, और कहां होगा, D1 में होगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। और ये कब होगा, D1 में क्यों होता है, क्योंकि यहां कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब होता है जी हाँ। ये रहा आपका इसोफेगस, ये रहा स्टमक, और ये रहा डिओडिनम। D2 में तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां एसिड बचा है D1 में, तो D1 में सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि यहां कौन सा मीडियम बचा हुआ रहता है, एसिडिक मीडियम बचा हुआ रहता है। बिल्कुल सही जा रहे भैया। एक और क्वेश्चन बताइएगा, देखिएगा काम की चीज, तो यहां राइट आंसर दीजिएगा। एसिडिक मीडियम विटामिन सी कौन पैदा कर रहा है, जी हाँ, टोमेटो जूस। ये देखिएगा, इट इज सिट्रस जूस, ये सिट्रस जूस होता है, और इस सिट्रस जूस यानी इसमें कौन सा एसिड मौजूद है, इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है। बोले तो कौन सा विटामिन मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है। आप सारे जानते हैं, कंसेप्ट को रिलेट करते हुए चलिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये टमाटर में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, टमाटर होगा, बिल्कुल सही है, टोमेटो जूस होगा। क्या बात है, वेरी गुड। अगर ऑप्शंस में सुनिएगा, अगर ऑप्शन में टोमेटो जूस के साथ साथ आपको ऑरेंज का जूस भी मिलता, अगर ऑरेंज जूस भी मिलता, तो आप बताइए ज्यादा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या ये होगा। राइट आंसर बताइएगा, ज्यादा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेटा जी, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। शाबाश, जबरदस्त कंसेप्ट है आपके। बताइएगा, अब बताइएगा राइट आंसर की, बताइएगा टोमेटो जूस ज्यादा बेहतर प्रिफर करेंगे या फिर आप ऑरेंज जूस ज्यादा प्रिफर करेंगे। बिल्कुल सही है बेटा जी, ऑरेंज जूस को ज्यादा प्रिफर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक। जी हां, ये ज्यादा एसिडिक होता है, किसकी बजाय, टमाटर के जूस की बजाय ज्यादा एसिडिक होता है ऑरेंज का जूस। और अगर इसके साथ साथ लेमन आ जाता, नींबू आ जाता, तो राइट आंसर नींबू हो जाता, लेमन हो जाता। जो चीज जितनी ज्यादा एसिडिक होगी वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगी। जी हां, लेमन हो तो बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेमन हो तो लेमन को प्रेफरेंस देंगे, यही कहा है मैंने। लेमन हो तो लेमन जूस को याद रखेगा, लेमन हो तो लेमन जूस को प्रेफरेंस देंगे, लेमोनेट को नहीं देंगे, लेमोनेट को नहीं देंगे। लेमोनेट बोले तो नींबू पानी,
नेम्बोलेट बोले तो नींबू पानी, नींबू में पानी मिला दिया है, इसे प्रेफरेंस नहीं देंगे। नींबू का जूस प्योर नींबू हो, केवल एक गिलास में केवल आपने नींबू ही निचोड़ रखे हो, केवल नींबू का रस निकाल रखा हो, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन लेमोनेड को नहीं देंगे बेटा जी, याद रखेगा। और बैच से कुंदन का हार्दिक स्वागत है। नितेश सोनी जी थैंक यू, प्लस मोर, बिल्कुल एस्कॉर्बिक एसिड ऐड कर देंगे, बिल्कुल नितेश सोनी जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जी, क्या बात है, बिल्कुल लेमन का जूस देंगे बेटा जी, लेमन को निचोड़ के वो लेमन पिला दिया जाएगा। जी हाँ, अब बहुत गौर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयरन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। अगर आयरन का एक साइड इफेक्ट देखा जाए तो ये होता है बेटा जी टीथ स्टेनिंग। जी हां, आयरन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो ये होता है टीथ स्टेनिंग, याद रखिएगा। दांतों का डिसकलरेशन कर देता है, दांतों का कलर चेंज कर देता है आयरन, आयरन दांतों का कलर चेंज कर देता है, डिसकलरेशन कर देता है, बिल्कुल। इसलिए इसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे कभी भी डायरेक्ट ओरल कैविटी में नहीं लेना चाहिए, स्ट्रो की हेल्प से लेना चाहिए। जी हां, इसे स्ट्रो की मदद से पीना चाहिए। ये देखिएगा डियर, ये ओरल कैविटी होगी, यहां टीथ होंगे, आप जब डायरेक्ट मुंह में लेंगे तो टीथ की स्टेनिंग हो जाएगी, आप जब डायरेक्ट पाइप से खींचेंगे तो पोस्टीरियर माउथ में जाएगा और वहां से डायरेक्ट स्वालो कर लिया जाएगा और आपके टीथ बच जाएंगे, स्टेनिंग नहीं होगी। तो एक पाइप से इसे पीना चाहिए, यानी किसकी मदद से इसे लेना चाहिए, स्ट्रो की मदद से, बिल्कुल सही कहा, स्ट्रो की मदद से लिया जाना चाहिए, बिल्कुल याद रखेगा। साइड इफेक्ट पूछा बेटा जी, वो तो नॉर्मल फाइंडिंग है, काला स्टूल आना साइड इफेक्ट नहीं है, काला स्टूल आना साइड इफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। काला स्टूल आना तो एक फाइंडिंग है जिसकी से कोई बॉडी को नुकसान नहीं होगा, बॉडी को नुकसान टीथ डिस्कलरेशन से हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है। जी हां, याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन कर देता है, कॉन्स्टिपेशन भी कर देता है, कौन कर देता है, आयरन बेटा जी, ओरल आयरन जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन कर देता है, बिल्कुल चलेगा। तो हमेशा याद रखेगा कि इसे स्ट्रो से पिया जाना चाहिए पहली चीज, और पीते ही तो टूथ ब्रशिंग या ओरल क्लीनिंग होनी चाहिए, ओरल क्लीनिंग होनी चाहिए, लेते ही तो तुरंत कुल्ला करना है, दांतों के मंजन करना है, टूथ ब्रश करना है बेटा जी, ताकि टीथ का क्या ना हो, डिसकलरेशन न हो, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन भी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसका टेस्ट बच्चों को सिखा देना है पहले ही, आयरन है तो मेटेलिक टेस्ट आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड भैया, अच्छा चलेगा। तो यहां देखिएगा, कोला ना तो कोई एसिडिक है, सोडा ना कोई एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्योर पानी है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, टोमेटो जूस हो गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। कप्तान सिंह राव गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, चलेगा बहुत ही जल्दी, अभी हम ऑनलाइन ऑफलाइन में साथ थे, अब हमारे साथ ऑनलाइन भी कप्तान जुड़ गए हैं। देखिएगा कप्तान क्या कह रहे हैं बेटा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स टू करेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक पेशेंट है जिसमें आयरन की कमी है, जी हां, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है बेटा जी। अच्छा एक चीज पहले मेरे को यह बताइएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन से टाइप्स का होता है, पहले तो ये बताइएगा। मैक्रोसाइटिक, साइज बड़ी होती है, माइक्रोसाइटिक, साइज छोटी होती है, नॉर्मोक्रोमिक, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल पाई जाती है, और हाइपोक्रोमिक, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन है बेटा जी, सेलेक्ट ऑल अप्लाइड, जो जो अप्लाई करते हैं वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, फटाफट बोलिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, जी आज नए फ्रेंड्स आए हैं, बिल्कुल शुभम टेलर जी, फटाफट बोलिएगा, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश। बिफोर मील दिया जाता है, जी हां, लेकिन आज की तारीख में लेटेस्ट ट्रेंड ये कहता है कि हल्का सा खाना खिला के देना है आपको, आधी चपाती 2 बिस्किट खिलाने के बाद ये आयरन देना होता है। चलेगा, फटाफट बताइएगा, मैक्रोसाइटिक होगा, माइक्रोसाइटिक होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, या फिर बोले तो नॉर्मोक्रोमिक होगा, फटाफट बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए और डी होगा, ऐसे बोल रहे, ए और डी के साथ में भी, बी और डी के साथ में नहीं भैया, राइट आंसर होगा बी एंड डी, माइक्रोसाइटिक होगी एंड हाइपोक्रोमिक होगी। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप सभी जानते हैं कि ये आरबीसी है, जी हां सर, ये आरबीसी है। आरबीसी में क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है।
जब आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्रोमिया कहलाएगा। प्लस जब जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इतनी बड़ी सेल हवा थोड़ी भर के रहेगी, इतनी बड़ी सेल पिचक जाएगी, सेल की साइज छोटी हो जाएगी। जी हां, सेल इतनी बड़ी नहीं रहेगी बेटा, सेल की साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। तो कौन सी कंडीशन पैदा हो जाएगी डियर, कंडीशन पैदा हो जाएगी मैक्रोसाइट। जी हां, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया बोले तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। अगर क्वेश्चन क्या आ जाता कि बताइए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया, या बोले तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया, कौन सा एनीमिया होता है, ये जवाब दे दीजिएगा। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा होता है, जवाब दीजिएगा डियर। हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक या माइक्रोसाइटिक, जवाब आने दीजिएगा। मोनिका जी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कह रही है बेटा जी। मोनिका जी मैक्रोसाइटिक नहीं होता, आयरन वाला माइक्रोसाइटिक होता है। अच्छा, आप इसी के लिए जवाब दे रहे हैं कि ये मेगालोब्लास्टिक होगा। बिल्कुल मेगालोब्लास्टिक होगा, मतलब कैसा होगा, मेगालोब्लास्टिक होगा मतलब कैसा होगा, फटाफट बोलिएगा। रिट शर्मा जी कह रहे हैं मैक्रो या माइक्रो, बेटा जी माइक्रो होता है, माइक्रो आयरन की डेफिशिएंसी वाला माइक्रो होता है, मैक्रो नहीं होता। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा। बिल्कुल परनीशियस एनीमिया होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जी हां, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक होता है, इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वो दोनों कौन सी कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, मैक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक, फटाफट बोलेगा। मैक्रोसाइटिक एंड नन, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश भैया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि याद रखिएगा बेटा जी। आयरन हीमोग्लोबिन के बनने में कौन चाहिए, आयरन चाहिए होता है, फोलिक एसिड विटामिन B12 का रोल नहीं है। आयरन चाहिए होता है, फोलिक एसिड का, विटामिन B12 और फोलिक एसिड का रोल नहीं होता हीमोग्लोबिन में। तो आयरन तो पूरा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन पूरा है, इसका मतलब हाइपोक्रोमिया नहीं होगा। कैसा होगा बेटा जी बोलेगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा। जी हां, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होंगे दोनों, लेकिन सेल मैच्योर नहीं होगी, सेल बड़े आकार की होगी, इमेच्योर सेल आ जाएगी। तो इन दोनों की कमी से होने वाला एनीमिया होता है आपका मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। कौन कौन सा एनीमिया, फोलिक एसिड का मेगालोब्लास्टिक और विटामिन B12 का परनीशियस एनीमिया। जी हां, ये दोनों मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। जी हां, क्लियर, याद रखिएगा बेटा जी, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। रामेश्वर जी नॉर्मोसाइटिक नहीं होगा, कोई भी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया नहीं होगा बेटा जी, वो हिमोलाइटिक एनीमिया होता है जो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। इधर देखिएगा, जो हिमोलाइटिक एनीमिया होते हैं जिनमें आरबीसी का हिमोलाइसिस होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया नॉर्मोसाइटिक होते हैं, उनमें सेल नॉर्मल है, उनमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं क्यों किस चीज की वजह से वो टूट रहे हैं, तो वो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक होते हैं। जितने भी हिमोलाइटिक एनीमिया है बेसिकली वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होंगे, ये दोनों मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होंगे, और आयरन डेफिशिएंसी वाला क्या होगा, माइक्रोसाइटिक होगा एंड हाइपोक्रोमिक होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा। जी हां, सभी का हो गया, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी करता है, इसलिए लेक होगा तो साइज इंक्रीज ही रहेगा। बिल्कुल तनु जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्या बात है, बिल्कुल विकास शर्मा जी, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मो हाइपो नहीं नितेश जी, बिल्कुल मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं आप। चलेगा आगे, देखिएगा बेटा जी, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इतनी एडिशनल जानकारी तो हमने देख ली। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। जी हां साहब, और उसको आयरन सप्लीमेंट लेना है, और वो भी ओरल आयरन सप्लीमेंट दिया जा रहा है। तो बताइएगा राइट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ऐसे पेशेंट को। आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए हैं, चारों ऑप्शंस आ गए हैं। जी हां बिल्कुल, चलिए जवाब क्या कह रहे हैं, नीतू जी, रामेश्वर जी, स्नेहा, तनु, पूजा टोपर जी ने बिल्कुल मैक्रोसाइटिक होगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान ऑफ ए क्लाइंट टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स टू करेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन कब लेना है, आयरन के साथ लो फाइब्रस डाइट लेनी है, आयरन के साथ फ्लूइड के इनटेक को लिमिट कर देना है, आयरन के साथ मीट, फिश और पोल्ट्री को लिमिट कर देना है, और अवॉइड आयरन सप्लीमेंट्स के साथ मिल्क और एंटासिड नहीं लेना है। जवाब आने दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल विकास जी, कुंदन, नितेश सोनी, ऐप से डी आंसर आ रहा है बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, क्या बात है, शाबाश। विमल दिवराला जी, अनामिका रामावत, डी 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 डी, वेरी गुड भैया। भगेश कुमारी जी, स्नेह राजपूत, अनुराधा राव, रविंदर सिंह जी, बिल्कुल सही जा रहा भैया, राइट आंसर आ रहा आपका, डी होगा, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी ही होगा, बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा डी वो देखिएगा। सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी पेशेंट को आयरन दिया जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या साइड इफेक्ट पैदा होगा। जी हां सर, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। उस कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज फ्लूइड करना पड़ेगा और हाई फाइब्रस डाइट देनी पड़ेगी। लो फाइब्रस डाइट नहीं बेटा जी, कैसी डाइट देनी पड़ेगी, हाई फाइब्रस डाइट देनी पड़ेगी। हाई फाइब्रस डाइट एंड इंक्रीज फ्लूइड कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। यहां कहा है कि लो फाइब्रस नहीं भैया, हाई फाइब्रस डाइट देनी पड़ी होगी। लिमिट द फ्लूइड नहीं, इंक्रीज द फ्लूइड करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखेगा कि जब भी आयरन दिया जाता है उस आयरन के साथ प्रोटीन भी इंक्रीज किया जाता है। जी हां, जब भी आयरन दिया जाएगा आयरन के साथ प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा दी जाएगी। अरे तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, जब आयरन के साथ प्रोटीन मिलेगा तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा बेटा जी, बिल्कुल सही है। तो आयरन के साथ प्रोटीन बढ़ा दिया जाता है, यानी मीट, फिश और पोल्ट्री लिमिट नहीं की जाती, इनके इंटेक को बढ़ा दिया जाता है। ये क्यों अवॉइड करते हैं बेटा जी, ये देखिएगा, ये क्यों अवॉइड किया जाता है तो गौर से समझिएगा बेटा जी। अगर किसी को आप एंटासिड या मिल्क दे रहे हैं, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह कंपोजिशन दे रहे हैं आप। अगर किसी को एंटासिड या मिल्क दे रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हो या दूसरा कोई कंपोनेंट दे रहे हो। क्या होगा अगर ये आयरन के साथ दिया जाएगा तो याद रखना, ये कार्बोनेट, हमेशा कहा ना बेटा, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, तो क्या होगा, ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट कैल्शियम को तो छोड़ देगा और किसको पकड़ देगा, आयरन को पकड़ देगा। जी हां, आयरन कार्बोनेट बना देगा, यानी अब ये इनसोल्यूबल आइटम हो जाएगा। अब ये सोल्यूबल नहीं बचा, इनसोल्यूबल हो गया, यानी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नो एब्जॉर्प्शन, यहां डिलेड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बहुत थोड़ा होगा और बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए कभी भी मिल्क के साथ और एंटासिड के साथ नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता, तो जवाब आएगा मिल्क और एंटासिड के साथ में आयरन नहीं दिया जाता। एक और कंसेप्ट है, एंटासिड जाके किसको खत्म कर देगा, HCl को। हम सभी जानते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कैसा मीडियम चाहिए था, एसिडिक। HCl इस एसिडिक मीडियम को खत्म कर देगा तो भी आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इनसे बचने के लिए बिल्कुल पप्पू कुमावत बिल्कुल सही है भैया जी, आपका राइट आंसर डी है। इसलिए आयरन सप्लीमेंटेशन मिल्क के साथ और एंटासिड के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है डियर, याद रखेगा कि आयरन को कैसे दिया जाना चाहिए। जी हां, आयरन को कैसे इंटेक करना चाहिए, एम्प्टी फूड, एम्प्टी स्टमक, सॉरी, खाली पेट दिया जाना चाहिए, विथ मील या आफ्टर मील। आयरन को कैसे दिया जाना चाहिए, फटाफट जब बता दीजिएगा। एम्प्टी 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 स्टमक दिया जाना चाहिए, विद मील दिया जाना चाहिए, आफ्टर मील दिया जाना चाहिए। जवाब दीजिएगा डियर, क्या राइट आंसर होगा, विथ मील, मिथ मील, मैग्नीशियम सल्फेट, बिल्कुल बेटा जी, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है, शाबाश। कुंदन जी कह रहे हैं कि सर जिस दिन आपकी क्लास दिन नहीं होती उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं भैया, कोशिश हमारी यही रहेगी, इसीलिए टाइम को हमने डिले कर दिया है ताकि मुझे टाइम मिल जाए 5:30 तक और मैं आपके क्लास ले पाऊं, इसीलिए किया गया है। एम्प्टी स्टमक होगा, विथ मील होगा, एम्प्टी स्टमक होगा, विथ मील होगा, एम्प्टी स्टमक होगा, विथ मील होगा, आफ्टर मील होगा। देखिएगा बेटा जी, एक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आप सभी जानते हैं, अब खुद बताएंगे, मैं तो आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देने वाला। आयरन कब एब्जॉर्ब होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, फटाफट बोलिएगा। एल्कलाइन मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, सर एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा, सर एसिडिक मीडियम HCl प्रोवाइड कराएगा। यहां डिओडिनम में HCl आएगा और आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। एसिडिक मीडियम आयरन प्रोवाइड कराएगा। अब बताइए HCl कब आएगा, HCl कब निकलेगा, खाली पेट निकलेगा, खाने के साथ निकलेगा, खाना खाने के बाद निकलेगा, आयरन कब होगा, यह जवाब दीजिएगा।
आयरन कब होगा? बिल्कुल एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। कब होगा एसिडिक ये बताइएगा। भूखे पेट, खाली पेट एसिडिक होगा, खाने के साथ एसिडिक होगा, या खाना खाने के बाद एसिडिक होगा? जवाब आने दीजिएगा। भूखे पेट, खाने के साथ, खाना खाने के बाद। ए बी सी फटाफट बोलेगा। HCl सब ज्यादा कब निकलेगा? मील के साथ। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, मील के साथ, मील के साथ HCl विथ मील ही आएगा। देखिएगा बेटा, एक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगर दो ऑप्शंस दिए हो, ये हर क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। अगर आयरन का क्वेश्चन आएगी, आयरन कब लेना है, आपके पास ऑप्शन हो एम्प्टी मील और आपके पास ऑप्शन हो आफ्टर मील। क्लियर है? आफ्टर मील और एम्प्टी मील का क्वेश्चन हो तो आपको वहां एम्प्टी मील सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस आफ्टर मील के साथ बहुत सारे ऐसे कैल्शियम कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे कैल्शियम कंपोनेंट होंगे जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ए एम्प्टी मील लिखा हो, दूसरा लिखा हो विथ मील, दूसरा लिखा हो बेटा जी विथ मील लिखा हो, तो आपका राइट आंसर विथ मील होगा। अगर एम्प्टी मील और विथ मील हो तो विथ मील होगा। यहां विथ मील का मतलब क्या होता है? विथ मील का मतलब होता है कि हाफ चपाती खाली, आधी चपाती खाली आपने और आधी चपाती खाने के बाद आयरन ले लिया। विथ मील का मतलब होता है थोड़ा सा खाना खाने के बाद आयरन लेना। जी हां, विथ मील का मतलब होता है बेटा जी थोड़ा सा खाना खाने के बाद आयरन ले लेना, विथ मील कहलाएगा। आफ्टर मील मतलब पूरा खाना खाने के बाद लेना, विथ मील का मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद लेना। आप आफ्टर मील इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सारे कैल्शियम वगैरह अंदर चले गए, अब वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन आप आधी सी चपाती खाएंगे तो बॉडी में, स्टमक में क्या पैदा हो जाएगा? HCl पैदा हो जाएगा और वो आसानी से किसको एब्जॉर्ब करवा देगा? बिल्कुल आयरन को एब्जॉर्ब करवा देगा, ये याद रखेगा। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा बेटा जी कि यहां तीनों चीजें अगर मैंने क्वेश्चन देखे, कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें हो, एम्प्टी स्टमक हो, विथ मील और आफ्टर मील हो, इन दोनों में से अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो आपकी प्रायोरिटी विथ मील के साथ जाएगी। जी हां, विथ मील के साथ जाएगी। अगर ये, और अगर मैं इसे छुपा दूं, अगर मैं इसे हाइड कर दूं कि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, अगर ये ऑप्शन होता ही नहीं, ये ऑप्शन में ही नहीं होता, ये लो, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होता? तो फिर आपका राइट आंसर एम्प्टी स्टमक होगा। क्लियर है बेटा जी? हमेशा याद रखेगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे दिए? बहुत सारे बच्चे लोग इसलिए जिद करते हैं कि सर एक एग्जाम था RUHS का या एक एग्जाम था दिल्ली एम्स का, उसने तो एम्प्टी स्टमक मानना था। सर एक पटना एम्स का था, उसने तो विथ मील माना था। अरे भैया, वो तब माना था जब ऑप्शंस अलग अलग थे। जी हां, वो तब था जब ऑप्शंस अलग अलग थे। बिल्कुल याद रखेगा। विथ मील फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, याद रखेगा, और एम्प्टी स्टमक सेकंड प्रायोरिटी होगी। जब याद रखेगा, अगर विथ मील ना हो तो आपको एम्प्टी मील सेलेक्ट करना है। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज सेकंड प्रायोरिटी। जी हां, याद रखेगा। बिल्कुल सर, आयरन से कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या देंगे? प्रीतम कुमार जी ने भाई हाई फाइबरस डाइट देंगे और इंक्रीज्ड पानी देंगे, पानी ज्यादा बढ़ा देंगे और आयरन हाई फाइबरस डाइट देंगे, सलाद वगैरह खिलाएंगे। जी हां सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, होप सो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सेकंड प्रायोरिटी एम्प्टी स्टमक। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, इसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी हां, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आखिरी लाइन की गर्दन पकड़ो। लास्ट लाइन क्या कह रही है? देखिएगा, लास्ट लाइन कह रही है विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स शेयर विथ क्लाइंट। विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स शेयर विथ क्लाइंट, कि नर्स कौन सी जानकारी इस पेशेंट के साथ शेयर करे। चलिए देखते हैं कि पेशेंट कौन सा है। द नर्स इज शेयरिंग फॉर ए केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड टू का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड टू का मतलब है कि फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है, भविष्य में होगी। अगर कहीं पे भी लिखा आता है शेड्यूल्ड टू, इसका मतलब अभी हुई नहीं है, आगे जाके होगी। चलेगा, ऑप्शन बदला और आंसर बदला, पहले सलमान, फिर विवेक और फिर अभिषेक। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्या बात है, वेरी गुड। डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन, सही कह रहे हैं। तो अगर एक नर्स है जो एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जो शेड्यूल्ड किया गया है, होना होगा किस, क्या होगा उसका? कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा, वो भी फर्स्ट टाइम होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा, वो भी फर्स्ट टाइम होगा। तो बताइएगा क्या क्या चीजें नर्स उस पेशेंट के साथ शेयर करेगी। चलेगा, देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहते हैं आपके। ऑप्शंस ये कह रहे भैया, ये रहे आपके ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शंस क्या कह रहा है? दैट द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड इन द ऑपरेटिंग रूम। नर्स पेशेंट को बोल रही है कि तेरा कार्डियक कैथेटराइजेशन ऑपरेशन थिएटर में किया जाएगा। दूसरा,
नर्स पेशेंट को कह रही है द इनिशियल कैथेटर इंसर्शन, कि जब हम कैथेटर डालना स्टार्ट करेंगे, जी हां, जब हम कैथेटर डालना स्टार्ट करेंगे तो बेटा जी क्या होगा, कह रहे हैं कि इनिशियल कैथेटर डालना स्टार्ट करेंगे तो तेरे को पेन होगा, क्वाइट पेनफुल, तेरे को दर्द होगा, तकलीफ होगी, उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा, यानी शुरुआत में दर्द होगा, उसके बाद दर्द नहीं होगा, चलेगा। वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्या कहा जा रहा है, यू मे फील फटीग, आपको थकान फील हो सकती है, हैव वेरियस एचेस बिकम, आपको बहुत सारी दर्द हो सकता है, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू लाई क्वाइटली ऑन हार्ड एक्सरे टेबल, आपको हार्ड एक्सरे टेबल पे 4 घंटे के लिए लेटाया जाएगा, हार्ड एक्सरे टेबल पे 4 घंटे के लिए लेटाया जाएगा। और लास्ट क्या कह रहा है, यू मे फील सर्टेन सेंसेशन, आपको कई सेंसेशन फील हो सकते हैं, जैसे अलग अलग जगह ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जैसे आपको फ्लटरी फीलिंग, जैसे कुछ तितली जैसा दौड़ रहा है अंदर, वो फील हो सकता है, आपको फ्लश्ड वार्म फीलिंग, आपको गर्मी लगने लग सकता है, चेहरा लाल हो सकता है, आपको वॉमिटिंग करने की, खांसने की इच्छा हो सकती है, यहां दिल की धड़कन भी धक 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 सुनाई दे सकती है। जी हां, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा सर, डी होगा, डी होगा, डी होगा। वेरी गुड, शाबाश, जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। चलेगा, शाबाश भैया, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, जी हां, राइट आंसर, बिल्कुल भैया, क्या बात है, शाबाश, बहुत। ऐप वाले भी जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, यूट्यूब वालों को पीछे छोड़ दिया है ऐप वालों ने। राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही जा रहे भैया, राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, बाकी गलत है तो क्यों गलत है, ये सारा कंसेप्ट देखते हैं डियर। ये चीज याद रखेगा कि सपोज ये एक पेशेंट है और ये उस पेशेंट का हार्ट है, बिल्कुल सही है सर, ये पेशेंट का हार्ट है, 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स है, देयर आर 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, और उनको कौन सप्लाई करता है, यहां से देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के इस जगह से ऊपर की तरफ कौन निकलेगा बेटा जी, एओर्टा निकलेगा, एक बड़ी सी पाइपलाइन निकलेगी प्योर ब्लड के लेके, जिसे कहा जाता है एओर्टा। कई सारे लोग इसे एरोटा बोलते हैं, दिस इज नॉट एरोटा, दिस इज एओर्टा, इसे छुपा दो, एओर्टा होता है बेटा जी, तो एओर्टा होता है। अब बहुत कंसेप्ट को सुनिएगा, इससे एओर्टा के जस्ट जहां से निकला वहां छोटे छोटे पाउचेज होते हैं, साइडों में 2 पाउचेज होते हैं, और उन पाउचेज को कहा जाता है एओर्टिक साइनस, दीज आर नोन एज एओर्टिक साइनस। जी हां, एओर्टा के निकलते ही एओर्टा थोड़ा सा फूला हुआ रहता है और उस फूली हुई जगह को एओर्टिक साइनस कहा जाता है, और उन एओर्टिक साइनस में से 2 आर्टरीज निकलती है, जिन आर्टरीज को क्या बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, 2 राइट आर्टरीज, 2 आर्टरीज होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो एओर्टिक साइनस से निकलती है, एओर्टा के जस्ट रूट में से निकल जाती है। जी हां सर, एओर्टा के रूट में से 2 आर्टरीज निकल जाती है। अगर इन आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज आ जाए, अगर इन आर्टरीज के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ जाए, उस ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज कार्डियक कैथेटराइजेशन। कैथेटर को इंसर्ट करना, किसमें इंसर्ट करना, कार्डियक कोरोनरी आर्टरीज में, कैथेटराइजेशन, ये मेथड होगा। और बेटा जी यही वो टेस्ट है जिसे और किस नाम से जानते हैं, जी हां सर, हम इसे कोरोनरी एंजियोग्राफी भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन का क्वेश्चन है, जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन का क्वेश्चन आए, एक चीज हमेशा याद कर लेना कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के क्वेश्चन में कार्डियक कैथेटराइजेशन को तुरंत इरेज कर देना और अपने हाथों से कार्डियक कैथेटराइजेशन की जगह क्या लिख देना, कोरोनरी एंजियोग्राफी लिख देना, आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन वर्ड से सारी चीजें समझ में नहीं आती, आप उसे तुरंत कोरोनरी एंजियोग्राफी में कन्वर्ट कर देना। एंजियो का मतलब ब्लड वेसल और ग्राफी का मतलब क्या, डाई डालना, कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालना, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी चीज में डाई डाल के, डाई डालने के बाद उसका एक्सरे करना, यह मेथड क्या कहलाता है, यह ग्राफी कहलाता है। किसी ब्लड वेसल के अंदर डाई डालो, कॉन्ट्रास्ट डाई, और उसके बाद उस चीज को एक्सरे से देखो, दिस टेस्ट इज नोन एज ए एंजियोग्राफी। ये डाई होती है वो रेडियो ओपेक होती है, यानी इसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, याद रखेगा, दिस इज रेडियो ओपेक डाई। कोई पूछे ये डाई कैसी होती है तो याद रखेगा, डाई रेडियो ओपेक, पीटीसीएल
अलग चीज है बेटा, पीटीसीए अलग चीज होगी डियर, पीटीसीए पे नहीं जाना आपको, पीटीसीए अलग चीज होगी, दिस इज नॉट पीटीसीए, पीटीसीए अलग चीज होगी, कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। जी हां सर, पीटीसीए अलग चीज होगी, बिल्कुल कुंदन 4 था बेटा जी जवाब। अब समझिएगा, रेडियो ओपेक डाई होगी, ऐसी डाई जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसके बाद एक्सरे किया जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में डाला जाएगा, इतना कंसेप्ट क्लियर करके देखिएगा। जी हां सर, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोरोनरी आर्टरी में हुए ब्लॉकेज को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। कहां से करते हैं? अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, इस डायग्राम से बना हुआ, इस डायग्राम के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। दैट क्वेश्चन जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हार्ट रिसीव्स ब्लड, हार्ट रिसीव्स ब्लड ड्यूरिंग, हार्ट का अपना ब्लड कब रिसीव करता है? ऑप्शन ए सिस्टोल, सिस्टोल के दौरान, और ऑप्शन बी डायस्टोल के दौरान। कब ब्लड रिसीव करता है हार्ट? सिस्टोल के दौरान। बिल्कुल बेटा जी, इस प्रकार के एक्सरे को फ्लोरोस्कोपी कहा जाता है। जी हां ठाकुर मीनाक्षी जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। जी हां, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे एक्सरे जो रेडियोपेक डाई के बाद किए जाते हैं, इस पूरे टेस्ट को फ्लोरोस्कोपी बोला जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, फटाफट बोलिएगा, क्या बात है, वेरी गुड, फटाफट बोलिएगा, शाबाश। बाई डायस्टोलिक फेज, मैं कार्डियक, अरे सुनो भैया, मैं कार्डियक साइकिल का नहीं पूछ रहा हूं, बिल्कुल कार्डियक साइकिल का नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, सिंपल सा यहां माना, बिल्कुल आप अंदर जाके जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल अंदर जाके जवाब, बिल्कुल क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। डायस्टोल के दौरान, जी हां, डायस्टोल के दौरान हार्ट अपना ब्लड कब लेता है? डायस्टोल के दौरान देता है। देखिएगा डियर, क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए कि क्या कहा जा रहा है, पूरी बॉडी ब्लड कब लेगी? जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा और पूरी बॉडी को, बिल्कुल, इसलिए हार्ट को सेल्फिश ऑर्गन भी कहते हैं। स्वार्थी ऑर्गन नहीं होता भैया, सेल्फिश नहीं होता, सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है, याद रखिएगा, स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी तो तब होता जब पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है तो उसमें से खुद खींच लेता तो स्वार्थी होता, स्वार्थी नहीं है। जब सारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है, उस दौरान हार्ट ब्लड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो याद रखना कोरोनरी आर्टरीज पिचक जाएगी। जी हां, कोरोनरीज आर्टरीज क्या हो जाएगी बेटा? कोरोनरीज आर्टरीज पिचक जाएगी जब हार्ट सिस्टोल करेगा। तो बताइए ब्लड हार्ट को कैसे मिलेगा? कोरोनरी आर्टरी तो पिचक चुकी है, लेकिन जब हार्ट डायस्टोल करेगा, हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट रिलैक्स करेगा तो क्या होगा सर? हार्ट रिलैक्स करेगा तो कोरोनरी आर्टरी वापस रिलैक्स हो जाएगी और उनमें ब्लड चला जाएगा। तो हार्ट रिसीव्स इट्स ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल फेज। बिल्कुल सही है, क्या बात है, शाबाश भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं। अब देखिएगा, पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब होती है बेटा जी, याद रखिएगा, ये ओटी वगैरह में नहीं किया जाता, कैथ लैब में किया जाता है। यस, दिस इज डन इन कैथ लैब। जी हां, कैथ लैब होती है, कैथेटराइजेशन लैब्स होती है, उसमें किया जाता है। दूसरा याद रखिएगा, इसके अंदर जो टेबल होती है वो फिक्स टेबल नहीं होती, टिल्टिंग टेबल होती है। टिल्टिंग टेबल पे ये सारा प्रोसीजर किया जाता है, टिल्टिंग टेबल पे करना होता है। एक टेबल होती है जिसपे पेशेंट लेटा दिया जाता है, और वो टेबल याद रखेगा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशन चेंज की जाती है, और उसके बाद टिल्टिंग टेबल पे पेशेंट के डाई डाल के एक्सरे किया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए कि कोरोनरी एंजियोग्राफी कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? बिल्कुल, डायस्टोल में 80% ब्लड सप्लाई। जी हां बिल्कुल, सिस्टोल में 20। क्या बात है, शाबाश। नेरो के टाइम नहीं, डायलेट होगा तब लेगा। बिल्कुल सही कहा नीतू जी, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा ठाकुर जी। अब देखिएगा, ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। एक्सरे पे टिल्टिंग टेबल होती है, उस पे एक्सरे करते हैं इसका, और कैथ लैब में प्रोसीजर किया जाता है। कैसे किया जाएगा ये याद रखेगा। ये अगर पेशेंट है और ये उसकी थाइज है, लेग्स है, ये वाला एरिया, जेनाइटल के पास वाला एरिया क्या कहलाता है बेटा जी? ग्रो इन कहलाता है, याद रखेगा। और इस ग्रो इन पे ये रही बेटा जी फीमोरल आर्टरी। इमेजिन कीजिएगा कि ये कौन सी आर्टरी है? दिस इज फीमोरल आर्टरी। इस फीमोरल आर्टरी के थ्रू
इस फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर को डाला जाएगा और वो कैथेटर फीमोरल आर्टरी से यूं होता हुआ एओर्टा से होता हुआ और आखिरकार एओर्टिक साइनस में चला जाएगा और कोरोनरी आर्टरी में चला जाएगा। फीमोरल आर्टरी से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से एओर्टिक साइनस में जाएगा और फिर कोरोनरी आर्टरी में ले जाके डाई पुश कर दी जाएगी, डाई को अंदर डाल दिया जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखेगा। यहां सर जब छेद करेंगे तो दर्द नहीं होगा क्या? नहीं, यहां लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। जहां पे छेद किया जाता है वहां लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, तो दर्द का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब कैथेटर को ग्रोइन में डालते हैं, जब कैथेटर को ग्रोइन में डालते हैं डियर, तो याद रखेगा वहां किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां लोकल एनेस्थीसिया लगाया गया है। यह कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। जब डाई अंदर डालते हैं तब सारी प्रॉब्लम्स डाई की वजह से होनी है। ये जो डाई डालते हैं, ये डाई कैसी डाई होती है? सर ये डाई रेडियो ओपेक डाई होती है। बिल्कुल सही कहा। ये किस पे बेस्ड होती है डियर? ये आयोडीन बेस्ड डाइज होती है। आयोडीन बेस्ड डाई होती है। ऐसी चीज जिसमें आयोडीन हो। आपको सबसे पहले पेशेंट से क्या चेक करनी है? एलर्जी चेक करनी है। किसके लिए? आयोडीन के लिए एलर्जी चेक करनी है। किस किस में मिल सकता है आयोडीन? देखिएगा, सी फूड में, समुद्र के खानों में आयोडीन मिल सकता है। अगर कोई क्रेब, केकड़े वगैरह खाता है, अगर कोई किसी को फिश से एलर्जी है, अगर किसी को मछली से एलर्जी है, अगर कोई चीनी वगैरह है और वो केकड़े खाता है उससे एलर्जी है, अगर किसी को सी फूड समुद्र के खाने से एलर्जी है, तो याद रखेगा इसका मतलब उसको आयोडीन से एलर्जी है और उसका ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल याद रखेगा। क्या बात है? ओल्डर ट्रांसफीमोरल, बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप फीमोरल आर्टरी का कैथेटराइजेशन करने से पहले देखेंगे। वो जगह कैसी है, वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पल्स होती है बेटा जी, याद रखेगा। डिस्टल पल्स, पंचर करने से पहले पल्स चेक करेंगे कि उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल चलेगा। क्या बात है, वेरी गुड। डाई नीडेड टू नो अबाउट ब्लॉकेज इन हार्ट एज इन दिस इज रेडियो ओपेक डाई इज यूज्ड। बिल्कुल ठाकुर मीनाक्षी जी, हमेशा याद रखेगा बेटा जी, ये सारी चीजें ध्यान रखेगा। आपको एलर्जी का पता लगाना है पहले। अच्छा, एक चीज सर, आप जब हम उसकी बॉडी में डाई डाल ही देंगे, जब हम उसकी बॉडी में डाई बाहर डाल ही देंगे, तो ये बाहर काहे से आएगी? कैसे बाहर आएगी? किसके थ्रू बाहर आएगी? अरे भैया, ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगी। यूरिन के थ्रू बाहर आएगी। इसका यानी किसका चंगा होना जरूरी है? किडनी का चंगा होना जरूरी है। किडनी के फंक्शन चेक किए जाते हैं। सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाता है हर टेस्ट से पहले। सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाएगा। अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब किडनी नॉर्मल कर रही है, इसका मतलब यूरिन पैदा होगा और उसमें कौन बाहर आ जाएगी? डाई। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो याद रखेगा यूरिन पैदा नहीं होगा, तो फिर आपको ये डाई वाले टेस्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है, दूसरी चीजों पे जाना पड़ सकता है। यूरिन के थ्रू आएगी, इसलिए सीरम क्रिएटिनिन को चेक किया जाता है। जी हां, आरएफटी करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं और उसमें भी सीरम क्रिएटिनिन करते हैं। और यूरिन ज्यादा से ज्यादा हो तो टेस्ट के बाद क्या किया जाएगा? फ्लूइड बढ़ा दिया जाएगा। जी हां, इंक्रीज्ड फ्लूइड दिया जाएगा, भारी मात्रा में फ्लूइड दिया जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे भैया जी, क्या बात है, शाबाश। जबरदस्त तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अब फटाफट देखिएगा, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी एजुकेशन उसे दी जाएगी, देखते हैं। द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेटिंग रूम। गलत है भैया, ऑपरेशन थिएटर में नहीं परफॉर्म किया जाता। अगला, द इनिशियल कैथेटर इंसर्शन इज क्वाइट पेनफुल। नहीं, वहां लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, इस वजह से वो पेनलेस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, पेनलेस हो जाता है। नेक्स्ट, यू में हैव फैटिग। ये कह रहा है 4 घंटे चलेगा, नहीं, मैक्सिमम 2 घंटे का, आधे घंटे में निपट जाता है। लेकिन क्योंकि यहां से लॉन्गेस्ट टाइमलाइन पूछ रहे थे, हम 2 घंटे करते हैं, बाकी तो 30 मिनट्स का प्रोसीजर है। जी हाँ, 30 मिनट में सारा काम तमाम हो जाता है। बस ये चीज याद रखेगा कि जब डाई डाली जाएगी, बिल्कुल सही करें, जब डाई अंदर इंसर्ट की जाती है तो उस डाई की वजह से बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बेटा जी, देखिएगा। जब डाई अंदर इंसर्ट की जाएगी तो उस पेशेंट में फ्लश्ड फीलिंग होगी, फ्लश्ड होगा। फ्लश्ड बोले तो रेडनेस ऑफ फेस, चेहरा लाल हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, बिल्कुल। वार्मथ हो जाएगी, उसको हीट फील होगी, वार्मथ फीलिंग आएगी, उसे गर्मी लगने लग जाएगी। क्लियर है? दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई देने लग जाएगी, पाल्पिटेशन होगा, पाल्पिटेशन होगा।
पेशेंट को डिजायर होगी खांसी करने की, कफ की, डिजायर टू कफ, वो खांसी करना चाहेगा, याद रखिएगा। ये सिम्टम्स हर डाई टेस्ट के साथ में होते हैं, नॉर्मल है, इनमें कोई लोचे वाली बात नहीं है, चलेगा। मैक्सिमम 2 आवर्स बिल्कुल लोकल लेंगे, क्या बात है। थैंक यू ठाकुर मीनाक्षी जी। सर है सर, आपकी नॉलेज को सल्यूट जी कह रहे हैं ठाकुर जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल शिवरिंग नहीं होगी, ना 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 ना, नो शिवरिंग, शिवरिंग नहीं होगी भैया। अगर शिवरिंग हो रही है तो गड़बड़ है, देयर विल बी नो शिवरिंग। जी हां, शिवरिंग नहीं होगी बिल्कुल। फीमोरल वेन कब यूज करते हैं बेटा जी? राइट और लेफ्ट का होता है। जी हां, राइट हार्ट का आप कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या लेफ्ट का कर रहे हैं, उस बेस पे किया जाता है। अगर फीमोरल वेन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप राइट साइडेड ऑफ हार्ट का, हार्ट के चेंबर्स को देखना चाहते हैं। और अगर फीमोरल आर्टरी काम में ले रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के चेंबर को देखना चाहते हैं। अगर आप फीमोरल वेन में डालेंगे तो फीमोरल वेन से इंफीरियर वेना केवा से होते हुए किस में चला जाएगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट हार्ट के लिए फीमोरल वेन काम में ली जाती है और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के लिए फीमोरल आर्टरी काम में ली जाती है। बिल्कुल फ्लश होती है, बिल्कुल हॉट फीलिंग आती है, लाल टमाटर की तरह हो जाता है। जी हां, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जी आप, क्या बात है, वेरी गुड। बिल्कुल सुबिता राणा जी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जी हां, अब अपने क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल सही कहा। ये सारी फीलिंग देखने को मिलेगी, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी तितलियां दौड़ रही है, लाल टमाटर हो जाएगा, गर्मी फील होगी, उसे उल्टी है क्या, खांसी करने की इच्छा होगी और दिल की धड़कन धक धक करेगी, पाल्पिटेशन हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, चलेगा, क्या बात है डियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बताइएगा, एक क्वेश्चन मेरे को शेयर कीजिएगा आपसे इसी नॉलेज के बेस पे। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज डन टू, कोरोनरी एंजियोग्राफी इज डन टू असेस, किसका पता लगाने के लिए? ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी हार्ट के चेंबर्स का पता लगाने के लिए, राइट एट्रियम में कोई दिक्कत, लेफ्ट एट्रियम में कोई दिक्कत तो नहीं है, वाल्व्स का पता लगाने के लिए। जी हां, वाल्व्स का पता लगाने के लिए। और डी दोनों के बीच के सेप्टा का पता लगाने के लिए। साटा क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा क्यों की जाती है कोरोनरी एंजियोग्राफी? साटा क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों की जाती है? कोरोनरी आर्टरीज का पता लगाने के लिए, क्या बात है, कोरोनरी आर्टरीज का पता लगाने के लिए, या फिर हार्ट के चेंबर्स का पता लगाने के लिए, यहां बोले तो आपका हार्ट के वाल्व्स की सिचुएशन का पता लगाने के लिए, या सेप्टा की सिचुएशन का पता लगाने के लिए। साटा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जेके राजपूत कह रहे हैं कि ए और डी होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, शाबाश भैया, क्या बात है, वेरी गुड। नरेंद्र सेन जी कह रहे हैं ए होगा, जेके राजपूत कह रहे हैं ए और डी होगा, ए होगा, चलेगा। राइट आंसर बता देता हूं, राइट आंसर इज ए, बी, सी एंड डी। जी हां, कोरोनरी एंजियोग्राफी में से ये सारू चीजें, कोरोनरी सॉरी, अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी के नाम से क्वेश्चन आता है तो चारों नहीं होगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी में केवल क्या होगा? कोरोनरी आर्टरीज होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी किसके लिए की जाती है, तो कोरोनरी आर्टरीज की पेटेंसी चेक करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर केवल ए होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं? मैं कोरोनरी एंजियोग्राफी की जगह एक वर्ड लिख देता हूं और मैंने लिख दिया कार्डियक कैथेटराइजेशन, मैंने लिख दिया कार्डियक कैथेटराइजेशन। जी हां, अब मेरे को बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा आ गया है, कोरोनरी एंजियोग्राफी को हटा के कार्डियक कैथेटराइजेशन लिख दिया गया है। अब जवाब दीजिएगा। जी हां, निशा लकड़ा बेटा बिल्कुल सही है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियो, एंजियो बोले तो ब्लड वेसल, कोरोनरी ब्लड वेसल में डाई डालना कोरोनरी एंजियोग्राफी कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्डियक कैथेटराइजेशन किसके लिए किया जाता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन किसके लिए किया जाता है? आप जवाब दीजिएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन, बिल्कुल निशा लकड़ा जी कह रहे हैं हार्ट अटैक दिला के वापस नॉर्मल कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही है। कार्डियक कैथेटराइजेशन ए, बी, सी, डी, कार्डियक कैथेटराइजेशन इन चारों के लिए किया जाता है, जबकि कोरोनरी एंजियोग्राफी केवल और केवल कोरोनरी आर्टरीज के लिए की जाती है। जी हां सर, सर कार्डियक कैथेटराइजेशन कौन कौन सी, पता नहीं क्या लिखा नीचे, मैसेज रुक गया बेटा मेरा, कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं? बेटा कंडीशन बता दी है कि इन इन कंडीशन में किया जा सकता है।
कौन कौन सी साइट से करते हैं? अरे भैया आप चाहें तो रेडियल से करें, ठीक है। सचिन शर्मा जी ने, आप रेडियल आर्टरी के थ्रू कर सकते हैं, आप फिमोरल आर्टरी के थ्रू कर सकते हैं, आप फिमोरल वेन के थ्रू कर सकते हैं बेटा जी, चलेगा। जी हाँ, अब ऑल होगा, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश भैया जी, इसका मतलब जबरदस्त स्टडी की जा रही है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन क्या कह रही है? विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट इन द पोस्ट प्रोसीजर केयर। शाबाश, एक पेशेंट है कार्डियक कैथेटराइजेशन का, उसके पोस्ट प्रोसीजर पीरियड में पूछा है कि क्या किया जाना चाहिए। एक कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं है, कार्डियक कैथेटराइजेशन है। एक कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया है, सेम प्रोसेस होता है, यूजिंग द फिमोरल आर्टरी। जी हां, फिमोरल आर्टरी अप्रोच काम में ली गई है। फिमोरल आर्टरी के थ्रू एओर्टा में गए, एओर्टा के होते हुए यूं करके हार्ट के पास चले गए हैं और वहां जाके आपने ये किया है। तो बताइएगा, परफॉर्म टू असेस द डिग्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी एमआई का पता लगाने के लिए, ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए आपने एक कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है। बताइए पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या किया जाएगा? चलेगा, बिल्कुल देखिएगा बेटा, एक चीज याद रखेगा, पोस्ट प्रोसीजर केयर का अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर पोस्ट प्रोसीजर केयर का क्वेश्चन आता है तो 2-3 चीजें आपको हद से ज्यादा ध्यान रखनी है। और जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है वो है ब्लीडिंग। याद रखेगा, ब्लीडिंग एट पंक्चर साइट, जिस जगह पे पंक्चर किया गया था, जिस जगह से कैथेटर को अंदर घुसेड़ा गया था, उस जगह पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग एट पंक्चर साइट आपको सबसे पहले देखना है, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उस पंक्चर साइट पे, उसको असेस करते रहना है। कैसे ब्लीडिंग को रोकेंगे? कैसे? याद रखेगा, कौन सी ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है? जी हां, प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाती है। उस जगह पे प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाएगी। अगर ये पंक्चर साइट होगी, अगर ये पंक्चर साइट थी तो इस जगह पे प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाएगी। अगर ये रेडियल आर्टरी की साइट थी तो इस रेडियल आर्टरी पे प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाएगी, जबरदस्त तरीके से प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाएगी। बिल्कुल सही कहे, पंक्चर साइट पे प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाएगी। जब आप प्रेशर ड्रेसिंग लगा दोगे यहां, जब यहां प्रेशर ड्रेसिंग लगा दोगे तो आगे वाले हिस्से में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आगे वाले हिस्से में डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी बेटा जी, आगे वाले हिस्से में डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, कम ब्लड सप्लाई होगी। तो आपको ये चेक करते रहना है कि ये कहीं ब्लड सप्लाई कम होगी तो चलेगा, कहीं ये ब्लॉक तो नहीं होगी, ये रुक तो नहीं है, कैसे पता चलेगा? और उसका सबसे अच्छा तरीका होगा डिस्टल पल्स से चेक करना कि जहां आपने ये किया है, जहां ड्रेसिंग लगाई है उससे आगे पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है, जहां ये ड्रेसिंग लगाई है उससे दूर दराज वाले हिस्से में पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है, दूर दराज वाले एरिया का कलर कैसा है, दूर दराज वाले एरिया की कैपिलरी रिफिल। जी हाँ, कैपिलरी रिफिल चेक करोगे कि टेस्ट नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैपिलरी रिफिल चेक की जाएगी, कैपिलरी रिफिल चेक किया जाएगा बेटा। वहां का टेम्परेचर चेक किया जाएगा कि ठंडा पड़ गया है या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है पैर में, कैपिलरी रिफिल 2 सेकंड है या 5 सेकंड है, कलर नॉर्मल है या पेलर हो गया है, और डिस्टल पल्स डिक्रीज हो रही है, एब्सेंट हो रही है। बिल्कुल, पेरिफेरल पल्स, डिस्टल पल्स को चेक किया जाएगा। क्या बात है, डिस्टल पल्स ऑप्शन में ना हो तो आपको कलर, कैपिलरी रिफिल और टेम्परेचर से भी पता चल सकता है। कलर कैसा हो जाएगा? अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई तो पेलर कलर हो जाएगा। कैपिलरी रिफिल कैसी हो जाएगी? मोर देन 3 सेकंड हो जाएगी, 3 सेकंड से ज्यादा। और टेम्परेचर कम हो जाएगा, जी हां, कूल एक्सट्रीमिटी हो जाएगी, ठंडी एक्सट्रीमिटी हो जाएगी। इसी ढंग से भी आप पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, पेडल पल्स फील की जाती है, डिस्टल बता दिया, अगर हाथ में हो तो कहां होगा और कहां होगा। प्लस देखिएगा, ये ब्लड सप्लाई के लिए, ये किसके लिए था बेटा? ब्लड सप्लाई के लिए। अगर ब्लड सप्लाई कट होगी तो मूवमेंट, मसल भी प्रभावित हो जाएगी, तो आप मूवमेंट्स भी चेक करेंगे, आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स के मूवमेंट्स भी चेक करेंगे, फिंगर्स के, टो के, अंगूठे के, अंगुलियों के, अंगूठे के मूवमेंट भी चेक करेंगे कि उन मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही है या नहीं हो रही है। कैपिलरी रिफिल शुड बी लेस देन 3 सेकंड। बिल्कुल मीनाक्षी जी, 3 सेकंड से कम होना चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक हो गई तो 3 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, कलर पेलर हो जाएगा। ये सारी चीजें चेक करनी है आपको। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन कौन सी दी जाएगी बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल, फर्स्ट पोजीशन क्या होगा सर? फर्स्ट पोजीशन पल्स होगी बेटा, पल्स, पल्स होगी। जी हां, पल्स होगी। क्या बात है, स्नेह राजपूत जी कह रहे मोर देन 3 सेकंड या लेस देन 3 सेकंड? मोर देन 3 सेकंड, लेस देन 3 सेकंड तो नॉर्मल होता है स्नेह राजपूत बेटा,
लेस देन 3 सेकंड तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल। पेन भी होगा, जी हाँ रामेश्वर जी, पेन भी होगा, पेन भी होगा, चिंता ना करें, पेन भी होगा। लेस देन 3 सेकंड इसका मतलब 3 सेकंड में खून लौट आता है, इसका मतलब तो ब्लड आ रहा है। मोर देन 3 सेकंड यानी 3 सेकंड हो गए, आपने दबा के छोड़ा और खून नहीं आया, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। सुपाइन पोजीशन दी जाएगी, सुपाइन। हाई फाउलर बोला है पवन धाकड़ ने, हाई फाउलर नहीं देनी है बेटा जी, याद रखेगा। सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी, जी हां, सुपाइन पोजीशन इज द बेस्ट आंसर। नो हाई फाउलर, नो हाई फाउलर, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड नहीं करनी है बेटा जी, याद रखेगा। नो बेंडिंग ऑफ हिप, हिप जॉइंट को बेंड नहीं करना है, हिप जॉइंट को बेंड नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही क्या हो रखा है, पहले से ही आपने प्रेशर बैंडेज लगा रखी है। अब ऐसे मुड़ेगा तो पूरी तरह ब्लड सप्लाई मुड़ जाएगी और पूरी तरह ब्लड सप्लाई कट जाएगी। कभी भी हाई फाउलर पोजीशन नहीं देनी है, यानी बेंडिंग ऑफ हिप नहीं होना चाहिए, हिप को बेंड नहीं करना है, चलेगा, बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल सुपाइन लेटा दीजिएगा और हेड को थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिएगा, बोले तो 10 से 15 डिग्री एलिवेट करके रख सकते हो आप। अगर पेशेंट को तकलीफ है तो 10 से 15 डिग्री एलिवेट करके रख दो हेड को, बाकी सुपाइन पोजीशन देख के रखना है, याद रखेगा। एक चीज और याद रखना, जो पैर यहां है, जो पैर पेशेंट का है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा फ्लेक्शन होना चाहिए, हल्का सा, याद रखेगा। हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं होना है, हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन याद रखना। एक पेशेंट को आपने सुपाइन लेटा दिया, जी हां सर, एक पेशेंट को हमने यूं करके सुपाइन लेटा दिया, ये लीजिए सुपाइन लेटा दिया है पेशेंट को, ये पेशेंट को सुपाइन लेटा दिया है, तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन होता है। एक होता है इसको हद से ज्यादा नीचे की तरफ मोड़ देना, इसे हद से ज्यादा नीचे की तरफ नहीं मोड़ना है, यानी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, केवल एक्सटेंशन होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए और फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ना फ्लेक्शन ना हाइपर एक्सटेंशन, केवल एक्सटेंशन होना चाहिए। बिल्कुल फ्लेक्शन कर कॉन्ट्रेक्चर नहीं चंद्रशेखर शर्मा बेटा, यहां फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर का मतलब नहीं होगा। अगर यहां फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर का मतलब नहीं होगा, यहां वो जो ब्लड वेसल है प्रेशर साइट वाली, वो और ज्यादा बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। या फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर का कोई लेना देना नहीं है, जी हां। अगर रेडियल है तो भी आर्म को इमोबाइल करते हैं, बिल्कुल ठाकुर मीनाक्षी जी, बिल्कुल बेटा जी, इसी तरह से प्रेशर ड्रेसिंग लगाई जाती है कि वो आर्म को पूरी तरह इमोबाइल कर देती है। आर्म में फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देती, आर्म को इमोबाइल किया जाता है। कोई सा भी जॉइंट हो, अगर फिमोरल कर रहे हैं तो हिप जॉइंट को फ्लेक्शन नहीं करना है, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है, और अगर रेडियल है तो यहां इसको रिस्ट को ना फ्लेक्शन करना है ना ही हाइपर एक्सटेंशन करना है, चलेगा, बिल्कुल सही तरीके से चले गए। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, होप सो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखते हैं कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कोरोनरी एंजियोग्राफी होने के बाद बाहर से आने वाले लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दो, लोगों को मिलने ही मत दो, ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है पेशेंट की ग्रोइन को चेक करो, साटा क्वेश्चन है, पेशेंट की ग्रोइन को चेक करो कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। कहां किया था आपने, फीमोरल आर्टरी अप्रोच की थी, यानी ग्रोइन से ही किया था। पेशेंट को पानी ज्यादा पीने के लिए एनकरेज करो, पेशेंट को हाई बाउलर पोजीशन दे दो और पेशेंट को कहे इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मूव द टोज व्हेन चेकिंग सर्कुलेशन मोशन एंड सेंसेशन, कि जब सर्कुलेशन चेक किया जा रहा था, मोशन और सेंसेशन चेक किया जा रहा था, तो अपने अंगूठे को हिलाए। जवाब आने दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ड्यूरिंग पोजीशन सुपाइन पोजीशन है बेटा, सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। बी होगा, सी होगा, ई होगा, क्या बात है, बी सी ई बोला जा रहा है, जी हां, 2 3 5, क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दूसरा होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा, जी हां, बी सी ई होगा। देखिएगा विजिटर्स को नहीं रोका जाता, इसमें इम्यूनो सप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ना आपने कोई स्टीरॉइड दिए हैं, ना आपने इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दिए है, देयर इज नो इम्यूनो सप्रेशन, ना इन्फेक्शन के चांसेज हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। जी हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसीजर होने के बाद उनकी संख्या को कम किया जा सकता है, लेकिन विजिटर को पूरी तरह रोकना गलत है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। ग्रोइन को ब्लीडिंग के लिए चेकेंगे, जी हां, फ्लूइड बढ़ाने को कहा जाएगा, जी हां, कितने लीटर, 3 से 5 लीटर, 3 से 5 लीटर पर डे पिलाया जाएगा, इतना फ्लूइड पिलाया जाएगा एक्स्ट्रा। पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन नहीं देनी है और लास्ट में अंगूठे वगैरह को हिलाना है चेक करने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे भैया, बी होगा, सी होगा एंड ई होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बी सी ई, शाबाश। अब आगे मूव करते हैं डियर, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलेगा बेटा जी, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल गुरु नरसिंह एकेडमी आपसे मुलाकात करेगी, जी हां, शार्प 5:30 पे 5:30 बजे बिल्कुल सही ढंग से मुलाकात करेगी। 3 सेशन कल भी होंगे, 3 से 5, जी हां 3 से 5 लाइव धमाल पूरे साल वाले में यूपी सीएचओ और जितने भी सीएचओज हैं और कम्युनिटी के बहुत जबरदस्त सेशन हो रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। चलेगा, दूसरा देखिएगा क्या बात है, बिल्कुल प्रोसीजर के बाद फैमिली मीट करनी चाहिए। दूसरा 5 से लेके कल 5:30 से चालू होगा और 5:30 से 6:30 7 लगभग होती कोशिश लंबे सेशन करेंगे नॉर्सेट वैक्सीन के, और रात को 9 से 10 ओबीजी के साथ धमाल किया जाएगा। चलेगा, तो आज के लिए बिल्कुल थैंक यू ठाकुर मीनाक्षी जी, आप भी लग रहे हैं टेरेंस लुइस के फैन हैं। ओके डियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फटाफट जाइएगा, तैयार होइएगा, नाश्ता पानी कीजिएगा, रात को 9 बजे मिलते हैं, बाय।